दोबारा देखते हैं। आपने जो पहले एकलक पढ़े हैं, अम्ल पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनमें सिंगल COOH ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि CH3COOH एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इसको आप एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आप पढ़ेंगे इस प्रकार के समूह जिनमें 2 COOH ग्रुप एक ही यौगिक में रहेंगे। इनको हम द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और उनसे बने हुए जो एस्टर होंगे वो बहुलीकरण पॉलीएस्टर में आएगा। तो देखिए कौन सा अम्ल हमने इसमें काम में लेना है। ये है एक COOH ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH। COOH की एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होती है, C डबल बॉन्ड OOH। ये है दूसरा COOH ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके बीच में कोई भी एल्काइल समूह हो सकता है, मैथिल, एथिल, कुछ भी। हम उसको R1 से शो करते हैं। आपके केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R का प्रयोग, अल्फ़ाबेट का प्रयोग एल्काइल समूह के लिए हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। इसके साथ जुड़ता है डाईओल। अब ओल का मतलब है एल्कोहल ग्रुप होगा। आपने सिंगल एल्कोहल ग्रुप पढ़े हुए हैं, जैसे कि C2H5, C2H5OH, एक OH ग्रुप है, ओल, एथेनॉल बोलते हैं हम इसे। लेकिन जब 2 OH जुड़े रहेंगे तब उसे डाईओल कहेंगे। इसको भी देखते हैं। ये है एक OH, ये है दूसरा OH, और इनके बीच में कोई भी एल्काइल समूह हो सकता है। हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको R2 कर देते हैं। तो ये है द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है डाईओल। इसके भी N अणु भाग लेते हैं और इसके भी N अणु भाग लेते हैं। जब इसका बहुलीकरण होगा, बहुलीकरण इसमें 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले एकलक जब आपस में जुड़ते हैं तो सामान्यतः संघनन बहुलीकरण होता है। और 2 हैं इसलिए इसको सह बहुलीकरण कहेंगे। हम इसको लिखते हैं संघनन सह बहुलीकरण। आपको ध्यान है संघनन बहुलीकरण में कुछ छोटे अणु बाहर निकलते हैं, तो इसमें भी बाहर निकलेंगे। यहाँ पर जो छोटा अणु बाहर निकलेगा वो होगा जल। तो जल के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, इस प्रकार से ये बाहर निकलते हैं। तो N अणु जल के बाहर निकलेंगे। ये देखो HOH, H और OH इनके जुड़ने का मतलब बनता है, इससे बन जाएगा H2O। N अणु हैं, NH हो जाएंगे और NOH हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा NH2O माइनस NH2O। जल के N अणु बाहर निकलेंगे, N अणु द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल भाग लेंगे, N अणु डाईओल जुड़ेगा और N अणु ही जल के बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से अब इनको जोड़ देते हैं, आपस में कंबाइन कर देते हैं, बहुलक बन जाएगा। किस प्रकार से बहुलक बनेगा? एक बात और यहाँ पर आपको सीखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस यौगिक का H निकला है, तो जब इस यौगिक के इस तरफ दूसरे एकलक जुड़ेंगे तो भी H ही निकलेगा, और इसके इस तरफ जब दूसरे एकलक, मतलब ये वाला एकलक इधर जुड़ेगा, एक ही है, एक ही है, एक ही है, इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। तो जब ये वाला इधर और आ जाएगा तो इधर से दोबारा OH निकलेगा। तो जो जो बाहर निकल रहे हैं उनको छोड़ करके हमें सीरीज़ पूरी करनी है। तो यहाँ पर हम H को छोड़ देंगे, O के साथ बॉन्ड फ्री रखेंगे O, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R1, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब इस H को नहीं लिखेंगे, इस OH को भी नहीं लिखेंगे, बचा क्या R2। इस OH को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें से OH बार बार बाहर निकलता है। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे और ये N टाइम्स ये रिपीटिंग यूनिट हो गई इसकी, और इस बहुलक को कहेंगे पॉलीएस्टर। देखिए इसमें एस्टर ग्रुप बन गया। हमने अभी बात की थी C डबल बॉन्ड O जिसके दोनों तरफ R होता है, ये C डबल बॉन्ड O है जिसके इधर भी R है और इधर भी R है। तो यहाँ पर एस्टर समूह आ रहा है जो बार बार आ रहा है, तो पॉलीएस्टर इसको बोला जाता है। ये हुआ पॉलीएस्टर का पहला प्रकार जिसमें द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल और डाईओल एकलकों ने भाग लिया था। अब हम इसका दूसरा प्रकार करेंगे।
टाइप 2 करेंगे अब हम इसमें, वो है डाई एस्टर और डाईऑल। देखिए पहले एग्जाम्पल में एस्टर बना था, अब एस्टर भाग लेगा। वो भी ऐसा एस्टर जिसमें 2 एस्टर समूह होंगे एक ही यौगिक में, डाई एस्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बताया एस्टर समूह का मतलब होता है ये, इसके दोनों तरफ एल्काइल समूह जुड़ा होता है। ये हो गया एस्टर। क्योंकि ये डाई एस्टर है इसलिए इसको हम R से शो कर देते हैं, सिर्फ R से शो करिए इसे। क्योंकि ये डाई एस्टर है इसलिए यहाँ पर एक और एस्टर समूह आ जाएगा और उसके साथ भी R समूह जुड़ा रहेगा। R और R1 का मतलब क्या है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं ये, बस इनको अलग अलग बताने के लिए हम अलग अलग सिंबल दे रहे हैं। तो ये हुआ डाई एस्टर, ये एस्टर, ये भी एस्टर 2 बार आ गया। डाई एस्टर, एस्टर का मतलब है C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। ये 2 एस्टर आ गए। अब ये जुड़ेगा डाईऑल से। डाईऑल का मतलब क्या है, पीछे किया हमने OH समूह, एक और OH समूह और इनके बीच में एल्काइल समूह। R हमने ले लिया, R1 ले लिया, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको ले लेते हैं R2। N अणु इसके भाग ले रहे हैं इस प्रकार से, और N अणु ही इसके भी भाग लेंगे। पीछे वाला एग्जाम्पल याद करें, उसमें यहाँ पर H था, H और OH निकले थे जिससे वाटर निकला था। यहाँ पर जो निकलेंगे वो हैं R और OH, ये निकलेंगे। और देखें इसको, ये कौन सा बहुलीकरण हुआ, छोटा अणु निकल रहा है, संघनन बहुलीकरण, और अलग अलग एक अलग भाग ले रहे हैं, संघनन सह बहुलीकरण। संघनन सह बहुलीकरण हो गया ये। इनको जोड़ दें, देखें किस प्रकार से जुड़ेंगे। निकलेगा क्या, N अणु ROH, छोटा अणु यहाँ पर उसमें जल निकल रहा था, इसमें अल्कोहल निकलेगा। जोड़ दें। अब जोड़ते समय देखिए क्योंकि इसका R निकल रहा है तो इस R को हमें छोड़ना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R1 C डबल बॉन्ड O, ये R छोड़ना है, ये OH निकल गया। R2, ये OH भी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ये है इसकी रिपीटिंग यूनिट और ये बना पॉली एस्टर जिसमें बहुत सारे एस्टर समूह आपस में जुड़े हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा टाइप होता है, ये है डाई हाइड्रोक्सी अम्लों से। डाई हाइड्रोक्सी अम्ल का स्वसंघनन। स्वसंघनन का मतलब होता है कि आपस में ही अणु जुड़ते जाएंगे और इनका संघनन हो जाएगा, कोई छोटा अणु बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखिए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा, सॉरी डाई हाइड्रोक्सी अम्ल। देखिए डाई हाइड्रोक्सी अम्ल का मतलब होता है कि दोनों तरफ OH समूह आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। वास्तव में इसके एक साइड पर COOH होता है और दूसरी साइड पर OH होता है। तो देखिए इसमें एकलक के रूप में कौन काम में ले रहा है, कौन काम में आ रहा है। डाई हाइड्रोक्सी जो अम्ल होगा, अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना जरूरी है, हाइड्रोक्सी है तो OH का होना जरूरी है। तो देखें इसमें ये है COH, C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का आ गया और ये आ गया OH, हाइड्रोक्सी भी आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। और
इनके बीच में अल्काइल समूह हो जाता है, इसको डाईहाइड्रोक्सी अम्ल कह देंगे। तो जब दो डाईहाइड्रोक्सी अम्ल आपस में क्रिया करेंगे, आपस में इनका संघनन होगा, मतलब क्या है, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो आपस में जब इनका संघनन होगा तो किस प्रकार से होगा देखें। ऐसा ही एक अणु सामने लिख लेंगे, इसमें इधर COH है तो इसमें इसी को दोबारा एज इट इज लिखना है आपने, NaOH R1 C डबल बॉन्ड OH। तो अब किस प्रकार से होगा इसका संघनन, जो COH ग्रुप है उसमें से H निकलता है, ऐसे वाटर अणु निकलते जाएंगे, आगे आगे ये जुड़ते जाएंगे और वाटर अणु या वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के अणु निकलते जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, संघनन समबहुलीकरण, क्योंकि एक ही अणु है, संघनन समबहुलीकरण। अब जुड़ने के बाद जो यौगिक हमें प्राप्त होगा वो किस प्रकार का प्राप्त होगा, देखें इसको। अब इधर से भी OH निकल रहा है और इधर से H निकल रहा है, तो हमें ये वाला OH छोड़ना होगा, बचेगा क्या, R1 C डबल बॉन्ड O और O। क्योंकि ये एक ही था, दोनों को बार बार नहीं लिखना, क्योंकि तो एक ही अणु से बना है, एक ही अणु बार बार आ रहा है, तो हम इन दोनों को बार बार नहीं लिखेंगे। OH भी छोड़ना होगा, फिर R1 आ गया, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड O आ गया, और ये वाला H भी छोड़ना होगा। यहाँ पर बॉन्ड दिखाएंगे, इधर N आ जाएगा, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट होगी, एस्टर जो बार बार आ रहा है, तो ये बना पॉली एस्टर। अब देखते हैं पॉलीएस्टर के उपयोग, इसमें यहाँ पर O भी रहेगा। पॉलीएस्टर के उपयोग देखिए, पॉलीएस्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेरिलीन, जिसका उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप लोगों ने हेलमेट सुना है, कई बार इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द हैं जो नॉर्मली हम काम में लेते रहते हैं और उनके हिंदी जो रूपांतरण है वो बड़े मजाकिया या इंटरेस्टिंग होते हैं। तो हेलमेट का हिंदी नाम देखिए, सुरक्षा शिरस्त्राण। तो हेलमेट या सुरक्षा शिरस्त्राण बनाने के लिए इसका टेरिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का पॉलीएस्टर है। अब इसके बाद देखिए, टेरिलीन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अब हमें देखनी है कि इसमें कौन कौन से स्पेशल यौगिक भाग लेंगे और वो बनेगा। ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल थे, अलग अलग प्रकार से एस्टर कैसे बनते हैं, तो उसमें अब हमें टेरिलीन का विशेष एग्जाम्पल लेना है। तो अब हम करेंगे टेरिलीन, जो टाइप ऑफ एस्टर है उसमें कौन सा एल्काइल ग्रुप काम में आ रहा है या किस प्रकार से वो बन रहा है उसको देखेंगे। हालांकि बहुत सारे एस्टर होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो मुख्य एस्टर है वो है टेरिलीन। इसका दूसरा नाम है पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन टरथैलेट, पॉलीएथिलीन टरथैलेट, जिसको PET पेट शॉर्ट फॉर्म इसको दी जाती है। पर्ल पेट ब्रांड नेम से मार्केट में आपको प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह मिलते हैं, तो उनके पीछे यही है। इसका एक और नाम है जो व्यापारिक रूप से चलता है, उसे कहा जाता है डेक्रोन। टेरिलीन, डेक्रोन या पॉलीएथिलीन टरथैलेट, ये इसका नाम है। इसमें एकलक होगा, कौन सा एकलक भाग लेगा उसे देखते हैं। इसमें एकलक होगा
टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल आपको संरचना बताएंगे टरथैलिक अम्ल की, या उसका एस्टर, और इसमें दूसरा एकलक रहेगा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। देखें इसको, अब देखें टरथैलिक अम्ल की संरचना और एथिलीन ग्लाइकोल की संरचना। पहले हम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन शब्द, एथिलीन एथीन का ही दूसरा नाम है, कॉमन नाम है, तो जहाँ एथिलीन आ गया इसका मतलब है कहीं ना कहीं CH2 आएगा। ग्लाइकोल का मतलब है कि दोनों तरफ OH समूह लगेगा, डाई हाइड्रोक्सी यौगिक होता है, इधर भी OH और इधर भी OH। अब इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि दोनों तरफ OH जुड़ा हुआ है। ये है एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखते हैं टरथैलिक अम्ल। आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा है, बेंजीन, ये संरचना बेंजीन की संरचना होती है। जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप में लगे रहते हैं। 6 कार्बन होते हैं, CH होते हैं सारे, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक के बाद एक लगे रहते हैं। ये बेंजीन होता है। इसको हम जब अभिक्रियाओं में लिखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बेंजीन रिंग कहा जाता है। जब बेंजीन रिंग में, अभी आपको मैंने बताया इनमें हर जगह पर यहाँ पर CH है, जब आमने सामने के 2 हाइड्रोजन हट करके उनकी जगह पर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप लग जाता है, तब हम इसे कहते हैं टरथैलिक अम्ल। क्या कहा जाता है उसे? टरथैलिक अम्ल। बेंजीन वलय के दोनों तरफ हाइड्रोजन हट करके COOH ग्रुप लग जाता है, इसे टरथैलिक अम्ल कहते हैं। और यदि इस H की जगह पर फिर से कोई एल्काइल समूह आ जाए, मतलब ये हो जाए बेंजीन वलय और उसके इधर COOR और इस तरफ भी COOR, तब इसे कहेंगे टरथैलिक अम्ल का एस्टर। टरथैलिक अम्ल का एस्टर कह देते हैं इसको। टरथैलिक अम्ल है, दोबारा देखें, बेंजीन वलय के दोनों तरफ COOH जुड़ा होता है, टरथैलिक अम्ल। और यदि H की जगह पर R जुड़ जाता है तो टरथैलिक अम्ल का एस्टर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, हम एग्जाम्पल टरथैलिक अम्ल के एस्टर का लेंगे, फिर से बना रहे हैं। ये है बेंजीन रिंग, COOR, दोनों के N अणु भाग लेंगे। रिएक्शन फिर से वही रहेगी क्योंकि एस्टर ही बन रहे हैं, पॉलीएस्टर ग्रुप है ये। उनमें क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप का OH और दूसरे ग्रुप का या तो H या R निकल जाएगा। इसमें संघनन हो रहा है क्योंकि छोटा अणु बाहर निकल रहा है। कौन सा छोटा अणु? ROH। कितने ROH? N ROH बाहर निकल रहे हैं। संघनन, सहबहुलीकरण, संघनन सहबहुलीकरण, एक से ज़्यादा प्रकार के एकलक भाग ले रहे हैं, इसको संघनन सहबहुलीकरण कह देंगे। अब इनको जोड़ने का प्रयास करें, किस प्रकार से जुड़ रहे हैं। अब देखो बेटा, इसमें से यहाँ पर O, CH2, OOC, फिर आ जाएगा बेंजीन वलय। बेंजीन वलय को बनाने की प्रैक्टिस करें, देखने में आसान लगता है लेकिन इसमें बनाते समय दिक्कत आ जाती है कई बार। CO, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ N, ये है इसकी रिपीटिंग यूनिट है। इस तरफ से
केवल H निकलेगा, देखो केवल R निकल रहा है तो इधर से खाली H निकलेगा, इस साइड से OH निकल रहा है तो हम पूरा OR निकाल देते हैं। ये बन गया टेरिलीन। टेरिलीन का उपयोग हम पढ़ चुके हैं, वस्त्र उद्योग में होता है, रेशे इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइलॉन 6, नए प्रकार का बहुलक आ गया। एस्टर, पॉलीएस्टर से अब हम बाहर आ जाते हैं। पॉलीएस्टर के प्रकार पढ़ लिए, पॉलीएस्टर का एक स्पेशल एग्जाम्पल टेरिलीन पढ़ लिया, वो किस प्रकार से बनता है, उसके क्या उपयोग होते हैं। अब हम जो अगला यौगिक करेंगे वो करेंगे नाइलॉन 6। अगला बहुलक है, दो प्रकार के नाइलॉन पढ़ेंगे हम, एक नाइलॉन 66 और एक पढ़ेंगे नाइलॉन 6। तो पहले देखते हैं नाइलॉन 6। नाइलॉन के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि इसका नाम नाइलॉन क्यों है। न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में लंदन, दोनों में एक ही समय में इस यौगिक का निर्माण किया गया था, तो इसको नाम नाइलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन को मिला करके नाइलॉन दे दिया गया। दो प्रकार के नाइलॉन हैं, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं नाइलॉन 6। तो देखिए नाइलॉन 6 का एकलक क्या है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसको देखते हैं। नाइलॉन 6 में एकलक रहेगा, एकलक आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, या सीधी भाषा में कहूँ तो आपको इसका रट्टा ही मारना पड़ेगा। एक दो बार ये इसको याद करें, आपको याद हो जाएगा। इसका जो एकलक है वो है सिग्मा के प्रोलैक्टम, के प्रोलैक्टम। वैसे ये अलग अलग नहीं लिखा जाता, इन सब के ऊपर एक ही छत रहती है, एक ही शब्द है। ये आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो इसके एक बार मैंने टेम्परेरी टुकड़े कर दिए हैं। के प्रोलैक्टम, इसके जुड़ने से बनता है ये, तो समबहुलक ही होगा ये। और इसकी जो संरचना है वो आपको अभी समझा देते हैं, जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसकी संरचना को याद रखने के लिए देखिए, इसकी पहले हम इसकी एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी से आपको अगली संरचना याद रहनी शुरू होएगी। इसमें आपको एक गणित में आपने पंचभुज षटभुज पढ़े हैं, यहाँ पर आपको एक सप्तभुज बनाना है। ये सप्तभुज हुआ, सप्तभुज बनाना है। इस सप्तभुज में यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर इसमें यहाँ NH रहेगा, इधर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा NH। एक बार इसको याद कर लें कि सप्तभुज बना करके इस प्रकार से करना है। अब इसको समझें कि जहाँ जहाँ पर भुजाएं मुड़ रही हैं या कोण बन रहा है वहाँ वहाँ पर CH2 रहेगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर खोल करके इसको डिटेल स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि क्या होगा। जहाँ पर डबल बॉन्ड O है वहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ भी CH2। अब ये लाइन सीधी CH2, प्रैक्टिस करेंगे इसको बनाने की। ये भी CH2, यहाँ पर देखिए, अब घूम करके यहाँ आने के बाद गिन लेते हैं। यहाँ पर ये एक कार्बन हुआ C डबल बॉन्ड O वाला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए। 7वें स्थान पर सप्तभुज है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 7वें स्थान पर यहाँ पर रहेगा NH और ये बॉन्ड वापस जुड़ जाएगा इस प्रकार से। ये है के प्रोलैक्टम। अब हम इसको इसके नेचुरल रूप में लिख देते हैं, जैसे कि आपको किताबों में लिखा हुआ मिलता है, के प्रोलैक्टम, सिग्मा के प्रोलैक्टम। अब इसको जब 533 से 543 केल्विन पर गर्म किया जाता है, 533 से 543 केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है, तो इसमें से जल के साथ इसको गर्म करते हैं। कुछ भी बाहर नहीं निकलता है,
यहाँ पर रिंग खुलता है। ये एक अलग प्रकार का बहुलीकरण है जो आपके सिलेबस में नहीं है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। वलय खुलने वाला बहुलीकरण, जिसमें वलय खुलता है और ये आपस में ये यहाँ से खुल जाएगा, चेन सीधी हो जाएगी और दोनों तरफ से चेन जुड़नी शुरू हो जाएगी। अब बस कुछ नहीं करना है, आपने इसको सीधा करके लिखना है। तो सीधा करके लिखते हैं इसको। देखें इसको कैसे लिखा जाएगा। आप एक साइड से शुरू कर लें। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ से। तो इसको कैसे लिखेंगे, चेन खुल गई, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से बॉन्ड इसका फ्री है, हम यहाँ से लिखना शुरू किया हमने, ये फ्री बॉन्ड दिखा दिया। फिर सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद CH2 CH2 CH2, 3 बार आ गया। कितनी बार लेना है हमें, 3 और 2 5 बार। CH2 4 बार और ये हो गया 5 बार। अब इसमें देखो सी, ये बॉन्ड खाली, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 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 5 बार आ गया। अब फिर से खाली बॉन्ड आएगा और उसके साथ जुड़ा होगा NH और फिर से उसका बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहाँ भी ब्रैकेट और यहाँ भी ब्रैकेट N, और इसके भी N अणु ही भाग लेते हैं। और हम इसको इजी करके लिख सकते हैं। ये आपको बताया, रिंग को खोल करके बताया कि किस प्रकार से सीधा होकर के ये पूरी लाइन बन जाएगी, बहुलक बन जाएगा। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, इसको बहुत आसान है लिखना। सी डबल बॉन्ड ओ, देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ था, कितने CH2 हैं, 5। तो हम यहाँ पर इनको इकट्ठा लिख देते हैं। देखो यहाँ भी 5 लिखे हैं हमने, CH2 5 बार, ये बॉन्ड बाहर आएगा इससे, 5 बार CH2 और फिर आएगा NH, इसका बॉन्ड खाली, इधर ब्रैकेट और N टाइम्स। बिल्कुल यही संरचना है जिसको हमने कॉम्पैक्ट करके लिख दिया है। और ये जो बना ये है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी आता है, आसान भी है। इन सब से सूत्रों से, इनकी संरचनाओं से, इन सब से आप दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि किसी भी समस्या में जब समस्या आती है आपके सामने, उससे या तो लड़ा जाता है या उससे समझौता किया जाता है, तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। हालांकि ये आपके लिए समस्या नहीं है बहुलक, लेकिन आप इनसे दोस्ती कर लो, इन सूत्रों से, इनको बार बार पढ़ें, इनसे बार बार बात करें, तो आपको ये याद होने शुरू हो जाएंगे। ये नाइलॉन 6 हुआ। तो देखिए नाइलॉन 6 के उपयोग, इसकी उच्च तनन सामर्थ्य होता है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको वाहनों में गियर बनाने में, गियर वायर जो होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है। टूथब्रश और इन सब में, सितार, वायलिन आदि के तार इत्यादि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला अब हमें करना है नाइलॉन 66। नाइलॉन 6 के बाद अब हमें पढ़ना है नाइलॉन 66। इसको देखते हैं। ये नाइलॉन 6 को एक दायरे में बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ हेडिंग डालते हैं नाइलॉन 66। फिर से वही बात है, नाइलॉन है, 2 जगह पर एक साथ बना। नाइलॉन 66 ये पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड। आपको बताएंगे जब इसकी नाइलॉन 66 की संरचना करेंगे तो आपको बताएंगे कि हम इसको पॉलीएमाइड ग्रुप में क्यों रखते हैं। इसके एकलक, 2 एकलक हैं इसके। हेक्सा, पीछे जब हमने चार्ट किया था उसमें भी किए थे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। आपको चार्ट याद करवाने का मकसद यही था कि बहुत सारे आपके जो आगे आने वाले बहुलक हैं उनका रॉ मटेरियल आपको याद हो जाता है उस चार्ट को याद करने से। एडिपिक अम्ल, 2 हैं एकलक इसके, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। इन दोनों की संरचना देखते हैं हम किस प्रकार से होते हैं ये।
मैथिलीन आपको पीछे बता चुके हैं हम। मैथिलीन क्या होता है, ये है मैथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, मैथिल बना, इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन निकला, तो CH2 जिसकी दो संयोजकताएं फ्री होती हैं या ऐसे दोनों तरफ फ्री होती हैं, इसको बोलते हैं मैथिलीन। हेक्सा का मतलब 6, मैथिलीन का मतलब CH2। तो 6 CH2 ग्रुप होंगे। ये देखिए, ये है CH2 जिसकी दोनों तरफ संयोजकताएं फ्री हैं। ये जब 6 होंगे एक दूसरे के साथ लाइन में जुड़े हुए, तो उसको बोलते हैं हेक्सा मैथिलीन। डाई का मतलब 2, एमीन होता है NH2। हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, इसके N अणु प्लस एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल का रट्टा मारना पड़ेगा। 4 CH2 ग्रुप होंगे लाइन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जिसके इधर भी COOH ग्रुप है और इधर भी COOH ग्रुप है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, जिसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है, उसको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसके भी N अणु, तो N अणु एडिपिक अम्ल, ये है एडिपिक अम्ल और ये है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन। ये आपस में जुड़ते हैं, तो देखिए इनके जुड़ने से क्या होगा यहाँ पर। अब ये जो NH2 है ये वास्तव में ऐसे है, NH2 को हम ये भी लिख सकते हैं, एक H इधर एक H इधर, तो इनमें से एक H इस OH के साथ निकल जाता है, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक H निकल गया। तो क्योंकि इसमें जल का अणु निकल रहा है तो ये हो गया संघनन। दो अलग अलग एकलक भाग ले रहे हैं तो सह बहुलीकरण। संघनन सह बहुलीकरण, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, इसमें दो अलग अलग प्रकार के एकलक हैं। मैं कई बार उल्टा बोल जाती हूँ तो वो बोलते बोलते स्लिप टंग होता है, जबान फिसल जाती है, लेकिन कंसेप्ट अपना क्लियर रखें, पता चल जाता है कि ये गलती हो गई। जब आपको बात क्लियर होती है तो उसके बाद आप अपनी गलती खुद पकड़ पाते हैं। इसमें से जल के अणु बाहर निकलते हैं, NH2 बाहर निकल जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए सिंपली। किस प्रकार से जुड़ेगा, क्योंकि इसमें H निकल रहा है तो यहाँ पर भी एक H कम कर देंगे, ये होगा NH। H निकलते ही नाइट्रोजन की एक संयोजकता फ्री हो गई, हमने खाली बॉन्ड दिखा दिया यहाँ पे। CH2 6, फिर से NH, बॉन्ड बन जाएगा CO। अब CH2 आएगा 4 बार और अब आएगा COOH, सॉरी CO आएगा। OH तो इधर निकल जाता है तो इसलिए सिर्फ CO आता है, यहाँ बॉन्ड खाली हो जाता है, ये ब्रैकेट और बाहर आ जाएगा N। ये इसकी रिपीटिंग यूनिट हो गई। इसको कहते हैं नाइलॉन 66। 66 क्यों है इसका नाम, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो दो एकलक भाग